नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की डील है वो अभी अधर में पड़ी हुई है। ऐसे में अडानी डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि वो भारतीय नौसेना की इस विलंबित नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो डील है उसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। दरअसल ये जो 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाने हैं, इन हेलीकॉप्टरों को देश में ही बनाया जाना है, वो भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत, जिसमें कि एक विदेशी ओईएम के द्वारा जो टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी उसके आधार पर। और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही इन हेलीकॉप्टरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, सेंसर्स और हथियार इंटीग्रेशन भी किया जाना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना सक्रिय रूप से अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दोनों पर विचार कर रही है। ऐसे में दोस्तों ये भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। ऐसे में दोस्तों ये भी देखा जा सकता है कि इस स्वदेशी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए अडानी डिफेंस और एचएएल के बीच एक कोलैबोरेशन हो सकता है, जो कि एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर भी हो सकता है। भारतीय नौसेना का नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम है, उसका भी जो भविष्य है वो अनिश्चित बना हुआ है। लेकिन अगर अडानी डिफेंस इसमें इंटरेस्ट दिखाता है, जिसमें कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करे या फिर अन्य खिलाड़ियों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाए, इनकी भागीदारी से भारतीय नौसेना की जो महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टरों की जरूरत है उसे पूरा किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में कल्याणी ग्रुप के द्वारा अपना शॉर्ट रेंज टैक्टिकल यूएवी को प्रदर्शित किया गया था महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज यूएवी हो सकता है। दरअसल अब कल्याणी यूएवी डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे आ रहा है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को यह बढ़ावा भी देगा, जिससे हमारे सशस्त्र बलों की जो जरूरत है वो पूरी होगी और साथ ही साथ देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में एक रणनीतिक कदम के तहत भारतीय वायुसेना ने न्योमा हवाई पट्टी के विकास में तेजी ला दी है, जो कि अब ब्लैक टॉप पक्के रनवे से लैस हो चुकी है। और इस तरीके से भारतीय वायुसेना उन स्थानों से अपने परिवहन विमानों और हमलावर हेलीकॉप्टरों का ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिससे कि भारत की इन क्षेत्रों में तेजी से तैनात की और क्षमता बढ़ जाती है। न्योमा में ब्लैक टॉप पक्के रनवे का पूरा होना एलएसी के साथ अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। न्योमा में बेस की आधारशिला पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रखी गई थी और रक्षा मंत्रालय के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस परियोजना की शुरुआत की। 214 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में जो जरूरी बुनियादी ढांचे हैं उनके अलावा एक पक्के रनवे का निर्माण भी शामिल है। ये दोस्तों इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त एलएसी पर तनाव बरकरार है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को यहां पर बढ़ाना भी पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की गांडीव डिवीजन ने राजस्थान के महाजन रेंज में एक इंटीग्रेटेड फायर एंड मैन्युवर एक्सरसाइज की है, जिसमें कि T-90, BMP-2, ALH ध्रुव, रुद्रगनशिप लो फ्लाइंग, आर्मी एयर डिफेंस और ATGM ड्रिल की गई। दरअसल भारतीय सेना आजकल नियमित रूप से बड़े युद्ध अभ्यास कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ लंबी अवधि की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि LDCHM के लिए ऑक्सीकरण प्रतिरोधक कोटिंग के विकास के लिए भारतीय फर्मों की तलाश कर रहा है। हो सकता है कि डीआरडीओ ने पहले ही तकनीक विकसित कर ली हो और कोटिंग विकसित करने के लिए इसे भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया हो। दरअसल ये जो कोटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण होती है हाई टेम्परेचर कंडीशन में, जो कि 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इतने टेम्परेचर पर ये कोटिंग सामग्री का ऑक्सीकरण भी शुरू कर देता है और इन ऑक्सीकरण प्रतिरोध कोटिंग्स के ऊपर थर्मल बैरियर कोटिंग्स लगाई जाती है। यानी कि भारत अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है और अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में होने वाले वॉर गेम, जिसका नाम भारत शक्ति है, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। यहाँ पर स्वदेशी रूप से तैयार किए गए जो वेपन प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स हैं वो भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि इस एक्सरसाइज के दौरान आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा भी देखने को मिलेगी। इस दौरान स्वदेशी हथियारों की ताकत का भी अंदाजा लगाया जा सकेगा। पोखरण में ये जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है उसमें स्वदेशी कम्युनिकेशन और नेटवर्क क्षमता का भी टेस्ट किया जाएगा। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास की जो खास बात है वो ये है कि इसमें तीनों सेनाओं को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आमतौर पर तीनों सेनाएं अलग अलग
तरीके से काम कर सकती है और हो सकता है कि ये थिएटराइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम हो। इस युद्ध अभ्यास में न केवल स्वदेशी तेजस विमान भाग लेगा बल्कि K9 आर्टिलरी, स्वदेशी ड्रोन, पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आकाशीय डिफेंस सिस्टम और अन्य कई सारी चीजें इसमें भाग लेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने एक बड़ा इतिहास रचा है। बता दें कि वो BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्टिक्स से 8 हफ्ते का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और साथ ही ट्रेनर ग्रेड भी हासिल किया। BSF की तरफ से कहा जा रहा है कि BSF एक समावेशी बल तैयार कर रहा है जहां महिलाएं हर जगह तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी की रहने वाली सुमन एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता इलेक्ट्रीशियन है, मां हाउसवाइफ है। 2021 में वो BSF में शामिल हुई थी और अब वो BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में कल्याणी समूह के कारखाने में एक अनूठी मल्टी टेरन आर्टिलरी गन यानी कि मार्ग 155 mm/39 कैलिबर गन प्रणाली देखी गई, जिसका नाम मार्ग 155 BR वेरिएंट रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें ऑटो लोडर सिस्टम लगा है, जो कि पहले वाली मार्ग की तुलना में काफी महत्वपूर्ण विकास है। अगर इस ऑटो लोडर की पुष्टि कल्याणी समूह के द्वारा हो जाती है तो बंदूक में गोले और चार्ज को मैनुअल रूप से लोड करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इससे फायरिंग दक्षता और चालक दल की सुरक्षा में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि नई मार्ग 155 mm BR यूनिटों को जो दिखाया गया है, जिनमें से कुछ को 2023 के अनुबंध के हिस्से के रूप में ईरान के माध्यम से आर्मीनिया को भी वितरित किया जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ऑटो लोडर से लैस मार्ग 155 आर्मीनिया के लिए है या भारतीय सेना के लिए। विशेष रूप से ये जो मार्ग 155 BR है वो दुनिया की एकमात्र 155 mm/39 कैलिबर की गन प्रणाली है जो 4x4 HMV पर माउंटेड है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के लिए अब MQ-9B की डील आसान हो गई है और अब इसके लिए आगे का रास्ता तैयार हो गया है। और ये जो आर्म ड्रोन्स हैं वो खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोही और जमीन, वायु और समुद्री युद्ध के लिए हैं। साथ ही भारत ने अमेरिका से इसके गोला बारूदों के साथ ड्रोन के पूरे पैकेज की मांग की है, जिस वजह से इस पूरी डील की जो लागत है वो $3.99 बिलियन के आसपास हो गई है। ये जो ड्रोन है वो 161 यानी कि 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम के साथ होंगे, जिसमें कि 35 L3 रियो ग्रेनेड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेंसर स्विच, 170 AGM-114R हेलफायर मिसाइल, 16 M36E9 हेलफायर कैपेटिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल, 310 GBU-39B/B लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स और 8 GBU-39B/B LSDB गाइडेड टेस्ट व्हीकल्स विद लाइफ यूजेस के साथ होगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि इस डील की टाइमलाइन अब भारत सरकार पर निर्भर करती है, जो कि आने वाले जनरल इलेक्शन के बाद की जा सकती है, यानी कि मई 2024 में यह डील साइन हो सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ HAL और भारतीय वायुसेना 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डील की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में दोस्तों ये जरूरी हो गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो इंजन है उनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सके, ताकि 97 जो और तेजस मार्क 1A की डील है उसे फाइनल किया जा सके। आपको बता दें कि HAL और GE के जो अधिकारी हैं वो जल्द ही बेंगलुरु में एक मीटिंग करने वाले हैं, जो कि पहले 99 F404 इंजन कॉन्ट्रैक्ट का है, जो कि 83 तेजस मार्क 1A के लिए डिलीवर किए जाने हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक की योजना है कि वो हर साल 20 F404 इंजनों का उत्पादन कर सके, जिन्हें अगले 2 सालों तक वो कर सकेगा। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि 120 F404 के जो नए ऑर्डर HAL की तरफ से दिए जा सकते हैं GE को। साथ ही HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक से कहा भी है कि उन्हें इंजनों का उत्पादन 30 यूनिट हर साल करना होगा, ताकि भारत तेजस फाइटर जेट की जो घरेलू डिमांड है यानी कि जरूरत है उसे पूरा कर सके और साथ ही इनका एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी पूरा कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 105 कॉन्सिबल 9x19 mm कार्बाइन सब मशीन गन का ऑर्डर दिया है, जिसमें कि अडानी डिफेंस ने विस्प्रो का ऑफर किया है। इसके अलावा लोकेश मशीन लिमिटेड ने अपनी स्वदेशी आसमी सब मशीन गन का ऑफर किया है। इसके अलावा हैगलर एंड कोच ने अपनी MP5 सब मशीन गन का ऑफर किया है और BNT ने अपनी MP9 का ऑफर किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। श्रीलंका ने चाइना को झटका देते हुए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारत को दे दिया है, जिसके तहत भारतीय कंपनी 3 सोलर और विंड हाइब्रिड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। इससे पहले ये जो टेंडर था वो चाइना की कंपनी को दिया गया था, जिसे कैंसिल कर दिया गया। और आप सब जानते हैं कि चीन के जासूस जहाज को भी श्रीलंका ने भी अपने यहाँ आने से रोक दिया। बात साफ हो जाती है कि श्रीलंका समझ चुका है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और चाइना की चाल वो जान चुका है। पहले भी उन्हें
वो धोखा दे चुका है और आगे भी वो इसी चक्कर में है। इसीलिए श्रीलंका फूक फूक के अपने कदम रख रहा है। ऐसे में चाइना काफी बौखला चुका है। चाइना की सरकार अब श्रीलंका को कह रही है कि श्रीलंका अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर संचालित होने वाले विदेशी रिसर्च जहाजों पर जो 1 साल की रोक लगा रखी है उसे वापस ले, क्योंकि ये दोस्तों चाइना के लिए एक और झटके के रूप में देखा गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अपनी तरह की पहली बड़ी ट्रांससोनिक विंड टनल का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है, जिसका इस्तेमाल एरोडायनामिक टेस्ट के लिए किया जाएगा। ये रॉकेटों को अधिक कुशल बनाने के लिए उनका डिजाइन है। 1.2 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल के बाद ये भारत की तीसरी हाइपरसोनिक विंड टनल है। दरअसल विंड टनल का इस्तेमाल वायु के प्रभाव गुणों और एरोडायनामिक फोर्स, तापमान और दबाव भिन्नता के लिए किया जाता है और साथ ही इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उन वाहनों के परीक्षण के लिए किया जाता है जो उड़ते हैं, जैसे कि विमान और रॉकेट। लेकिन कारों और ट्रकों जैसे सड़कों पर उच्च गति वाले वाहनों का भी परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हवा में हिलने वाली इमारतों और पुलों का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।